हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है राम अवतार और हम लेकर आए हैं मैथ्स रियल एकेडमी चैनल। और इस चैनल पर क्लास 10th के मैथमेटिक्स का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। इसका पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स की दो क्लासेस हो चुकी हैं। इसमें हमने पहली क्लास में ये बताया गया था कि रियल नंबर्स किसे कहते हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन सी संख्या आती है। और सेकंड क्लास में हमने इस पर आधारित क्वेश्चन, तो आज इसकी एक थर्ड क्लास है और इस क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। इसका नाम है अभाज्य गुणनखंड। इसमें हम अभाज्य गुणनखंड को सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं तो किस तरीके से निकालते हैं। यदि आपको गुणनखंड के बारे में और जानकारी देखनी है तो हमारे चैनल पर जाकर बेसिक मैथमेटिक्स की एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर एक गुणनखंड का थंबनेल लगा हुआ है, वहां पर आप जाकर गुणनखंड की वीडियो को देख सकते हैं जिसका नाम है फैक्टर्स। तो फैक्टर्स के बारे में समझेंगे तो क्या है अभाज्य गुणनखंड, तो वहां से आप सीख पाओगे कि अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। इस टॉपिक का नाम है अभाज्य गुणनखंड। तो जैसे कि इसके नाम से पता चला है क्या है अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए हम 36 के फैक्टर करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 36। तो 36 के हमें क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये हुआ कि इसके हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि इसके जो गुणनखंड है उसमें जो संख्या आए वो क्या आए, अभाज्य संख्या आए। तो अभाज्य गुणनखंड हम कहते किसको, तो पहले हम समझ लेते हैं। एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। मतलब यदि हमें कोई भाज्य संख्या दे रखी हो, जैसे कि यहाँ 36 क्या है, एक भाज्य संख्या है, और यदि हम इसको अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं तो वो सभी गुणनफल क्या कहलाएंगे, अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। तो चलिए अब हम इसमें डिवाइड देते हैं। टू का टू क्या डिवाइड क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जो अभाज्य संख्याएं हैं वो टू से स्टार्ट होती है, इसलिए हम इसे टू से डिवाइड देंगे। टू से ये वन टाइम, और ये कितना हो जाएगा 8 टाइम्स, फिर 2 से 9 टाइम्स, फिर 3 से 3 टाइम्स, और 3 से 1 टाइम्स। तो इसके जो गुणनखंड हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 2। अब हम इन गुणनखंडों में देख रहे हैं कि 2 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, और ये 2 भी क्या है, अभाज्य संख्या, और 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक, तो ये अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर 2 और 2 कितने टाइम से, 2 टाइम से, तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी आ जाएगी 2, और यहाँ पर 3 और 3 कितने टाइम से, 2 टाइम से, तो यहाँ पर 3 की पावर कितनी आ जाएगी 2। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, हमने जो 36 है भाज्य संख्या, इसको क्या कहते हैं, अभाज्य अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में क्या कर दिया है, व्यक्त कर दिया है। तो भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में व्यक्त करना ही उस संख्या का क्या कहलाते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। और अभाज्य गुणनखंड क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, इसलिए यह 36 के क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे समझते हैं अपने पे। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त कीजिए। जो हमें संख्या दे रखी है उनको हमें अभाज्य गुणनखंड संख्याओं में व्यक्त करना है। उसको हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त करना है। तो चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। 156 दिया है, तो हमें क्या करना है, 156 के क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 156 के अभाज्य अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो हमें क्या करना है, 156 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले इसको नोट करते हैं 156, और 156 को हमें किसमें व्यक्त करना है, अभाज्य गुणनखंड में। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए हमें सबसे पहले छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से डिवाइड देना पड़ेगा, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2। 2 से इससे डिवाइड देंगे तो कितने टाइम, 7, और 1 तो कितना हो जाएगा 8 टाइम, तो 78 टाइम्स आएगा। फिर 2 से 3, और ये कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9, फिर 3 से 1, और ये 3, और फिर ये 13 से 1। तो अतः अतः 156 के अभाज्य 156 के अभाज्य अभाज्य गुणनखंड, तो 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 13।
यहाँ पर 2 जो है वो कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, इसलिए 2 की पावर क्या हो जाएगी 2, और यहाँ पर 3 1 टाइम्स है तो 1 ही टाइम्स रहेगा, 13 1 टाइम्स है तो 1 ही टाइम्स रहेगा। तो यहाँ पर हमने 156 को अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त कर दिया है, और अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करते समय आप ये देखें जो भी फैक्टर आए हुए हैं, जो गुणनखंड आए हुए हैं वो अभाज्य संख्या के रूप में है या नहीं है। यदि वह अभाज्य संख्या के रूप में है तो वह अभाज्य गुणनखंड माने जाएंगे, और यदि वह अभाज्य संख्या के रूप में नहीं अभाज्य गुणनखंड नहीं माने जाएंगे। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं 2 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, और 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, और 13 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 156 के ये अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इस पर एक क्वेश्चन और देखते हैं 140। तो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 140। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, अब लिखेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, 140 के अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो यहाँ पर हम 140 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है, हमें इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले हमें इसे सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। तो 2 से डिवाइड किया 70 टाइम्स, और 2 से डिवाइड किया तो 25, और 5 से डिवाइड किया तो 7 टाइम्स, और 7 से डिवाइड किया तो 1 टाइम्स। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे, अतः 140 के अभाज्य गुणनखंड 2 into 2 into 5 into 7। तो यहाँ पर 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो यहाँ पर पावर क्या आ जाएगी 2 की पावर 2, और ये 5 और ये 7। तो हम देख रहे हैं कि 140 के ये अभाज्य गुणनखंड है या नहीं है। इसको चेक करने का एक तरीका ये है कि जो भी हमारे गुणनखंड आए हुए हैं हम चेक करें कि यह अभाज्य संख्याओं में है या नहीं है। यदि ये अभाज्य संख्याओं में है तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे, और यदि ये अभाज्य संख्याओं में नहीं है तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे। तो 2 यहाँ पर क्या है, अभाज्य संख्या है, और 5 भी क्या है, यहाँ पर अभाज्य संख्या है, और 7 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 140 यह इसके अभाज्य संख्या है। और इसको चेक करने का तरीका ये भी है कि इन सबका मल्टीप्लाई जो है वो कितना आना चाहिए, 140 आना चाहिए। तो जब हम 7 का मल्टीप्लाई 5 में करते हैं तो 35 आता है, 35 का मल्टीप्लाई 4 में करते हैं तो 140 आता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 140 कि यह जो अभाज्य गुणनखंड है बिल्कुल सही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको खुद करने हैं, और इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करने हैं। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं या नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नोट करिए आप जब तक के लिए इसकी। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जैसा कि लिखा हुआ है महत्तम समावर्तक जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में HCF भी कहते हैं। क्या कहते हैं, HCF। इसकी फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए समझते हैं महत्तम समावर्तक होता क्या है। तो महत्तम समावर्तक का मतलब होता है दो या दो से अधिक संख्याओं के अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंडों को महत्तम समापवर्तक कहते हैं। यहाँ पर दो या दो से अधिक धनात्मक क्या है, यहाँ पर धनात्मक संख्याएं। तो यदि दो या दो से अधिक संख्याएं हमें दे रखी हैं और हम उसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो जब हमें दो या दो से अधिक संख्या दे रखी होती है तो सबसे पहले हम उसके गुणनखंड करते हैं,
प्राइम गुणनखंड, कैसे अभाज्य गुणनखंड। फिर उन दोनों में देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कितने गुणनखंड जो है वो दोनों में उभयनिष्ठ है, क्या है, दोनों में कॉमन है, मतलब दोनों में मिल रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा जितने गुणनखंड दोनों संख्याओं में मिलेंगे या दो से अधिक संख्याओं में मिलेंगे तो उन्हीं को क्या कहते हैं, हम उन सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं, HCF कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, मतलब महत्तम समावर्तक कहते हैं। तो चलिए आइए हम समझते हैं महत्तम समावर्तक। तो महत्तम समावर्तक को हम दो रूपों में देख सकते हैं, एक अंकगणित के रूप में और दूसरा बीजगणित के रूप में। अगर बीजगणित के रूप की बात करेंगे तो इसमें जब हम बात करेंगे तो दो राशियां होगी, एक अचर राशि होगी और एक चर राशि होगी, एक अचर राशि और एक चर राशि होगी। चर राशि जैसे एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 12। जब हम इन दोनों के अगर फैक्टर करेंगे, इसमें चर राशि भी है और अचर राशि भी है, तो जब हम इन दोनों दोनों बहुपदों के फैक्टर करेंगे, इन दोनों में ज्यादा से ज्यादा जो भी कॉमन गुणनखंड मिलेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे हम महत्तम समावर्तक। तो ये बीजगणित के रूप में हो गया। अगर हम अंकगणित के रूप में बात करेंगे तो इसमें केवल एक राशि होती है और वो कौन सी राशि होती है, अचर राशि। क्या होती है, अचर राशि। ठीक, तो अंकगणित में हम अचर राशि के रूप में महत्तम समावर्तक को देखते हैं। तो ये भी क्या होती है, दो प्रकार की होती है। यदि हम 10th क्लास के स्तर पे बात करें तो ये दो प्रकार की होती है, जैसे कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के रूप में, मतलब हम इसको अंकगणित आधारभूत प्रमेय के द्वारा भी देखेंगे और इधर देखेंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम के रूप में। तो जैसा कि अब लेटेस्ट जो सिलेबस है उसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम द्वारा HCF ज्ञात करने की जो विधि है उसको अब हटा दिया गया है। तो आपके जो सिलेबस में है वो अंकगणित आधारभूत प्रमेय की सहायता से महत्तम समावर्तक ज्ञात करना, ये आपके सिलेबस में है। तो चलिए अब हम इसकी सहायता से क्या समझेंगे, HCF समझेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM समझेंगे, इसको हम बोलते हैं लोवेस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। क्या बोलते हैं, लोवेस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट का मतलब होता है छोटे से छोटा और कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। इधर हाईएस्ट का मतलब होता है अधिकतम, मतलब ज्यादा से ज्यादा, और कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ और फैक्टर्स का मतलब होता है गुणनखंड। जैसे अगर हम एचसीएफ की बात करते हैं तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 12 तथा 24। क्या है, 12 तथा 24। तो हमें हमें क्या करना है, इसका HCF ज्ञात करना है। क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो वो भी किसमें, इसमें जो हम देखेंगे वो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा देखेंगे, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो अंकगणित में हम किसको पढ़ते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से ज्ञात करते हैं, तो इसका जो हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे वो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करेंगे। किसके द्वारा करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो चलिए सबसे पहले हम 12 तथा सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले हम 12 तथा 24 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने पर तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 12 और 24 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 12 से 2 से डिवाइड देंगे 6 और 2 से डिवाइड देंगे 3 और 3 से 1। यहाँ पर तथा 24 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 24 को 2 से डिवाइड देंगे 12 टाइम्स, 2 से 6 टाइम्स और 2 से 3 टाइम्स और 3 से 1 टाइम्स। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं, 12 के अभाज्य गुणनखंड, 12 के अभाज्य गुणनखंड, 12 के अभाज्य गुणनखंड। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए यहाँ पर, 2 into 2 into 3। देखो यहाँ पर 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 into 3। ये 12 के हो गए। और 24 के अभाज्य गुणनखंड, 24 के अभाज्य गुणनखंड। तो 24 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 into 2 into 2 into 3। तो यहाँ पर 24 के अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं 2 into 2 into 2 into 3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 into 2 into 2 into 3। तो ये आपके
सॉरी 24 के अभाज्य गुणनखंड हो गए, 12 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। जैसा कि हम इसके नाम से पता चल रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा, और कॉमन का मतलब बेनिस्ट, मतलब ज्यादा से ज्यादा दोनों फैक्टर, दोनों के गुणनखंडों में कितने गुणनखंड मिल रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा अगर हम बात करेंगे तो अतः HCF इसका 12 और 24 का, तो हमें क्या करना है 12 और 24 का HCF ज्ञात करना है, 12 और 24 का HCF। तो यहाँ पर इसके नाम से क्लियर हो रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ज्यादा से ज्यादा दोनों में कितने गुणनखंड मिल रहे हैं, और जितने गुणनखंड मिल रहे होंगे वो इन दोनों संख्याओं का क्या होगा HCF। तो यहाँ पर देखा जाए तो 1 टाइम 2 मिल गया है, और यहाँ पर देखा जाए तो फिर 2 टाइम्स 2 मिल गया है, और यहाँ पर 3 जो है वो 1 टाइम्स मिल गया है, 2 की पावर 2, क्योंकि 2 टाइम्स है और 3, तो यह इसका क्या हो जाएगा एल, ये इसका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम और एग्जांपल देखते हैं इस पर आधारित, जब तक कि मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। जैसा कि बात चली थी महत्तम समावर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, तो हमें क्या करना था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने थे, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, जो हमें निम्न संख्या दे रखी है इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है HCF ज्ञात करना है। क्या करना है HCF महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो दी है संख्याएं, दी है संख्याएं, तो संख्याएं क्या क्या दे रखी है 6 तथा 20, क्या दे रखी है 6 तथा हमें 20 दे रखी है। तो क्या करेंगे अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो क्या करना है अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले 6 के करते हैं, तो 6 के 2 से ये 2 टाइम्स और 3 से 1 टाइम्स है ना। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 के अभाज्य गुणनखंड, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे 2 into 3, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे 2 into 3, तो कितना हो जाएगा 2 into 3, ये आपके 6 के अभाज्य गुणनखंड हो चुके हैं। अब इसके बाद तथा, तथा 20 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 से 10 टाइम्स और 2 से 5 टाइम्स और 5 से 1 टाइम्स। तो यहाँ पर देखा जाए तो 20 के अभाज्य गुणनखंड, 20 के अभाज्य गुणनखंड, 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे 2 into 2 into 5, 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे 2 into 2 into 5, तो ये हो जाएंगे 2 into 2 into 5। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब हुआ कि इन संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के मल्टीपल में व्यक्त करना है। जैसा कि हमने इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड क्या कर लिए हैं ज्ञात कर लिए हैं। अब हमें क्या निकालना है HCF, तो अतः HCF किसका 6 और 20 का, हमें क्या करना है 6 और 20 का HCF ज्ञात करना है। और HCF का फुल फॉर्म क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा, कॉमन का मतलब ज्यादा से ज्यादा, कॉमन का मतलब होता है ओबेनिस्ट, मतलब ज्यादा से ज्यादा इन दोनों में कितने गुणनखंड मिल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इन दोनों फैक्टरों में कितने गुणनखंड मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो 2 और 2 मिल गया है, तो क्या हो जाएगा 2, बाकी के सभी गुणनखंड मिल नहीं रहे हैं, तो बाकी का ज्यादा से ज्यादा इसमें कितना मिल रहा है केवल एक गुणनखंड मिल रहा है जो है 2, तो इसका मतलब इसका HCF क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस पर एक और एग्जांपल देखते हैं, थर्ड वाला देखते हैं क्या है थर्ड वाला। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, दी है संख्याएं, क्या है दी है संख्याएं, तो संख्याएं हमें क्या क्या दे रखी है, संख्या दे रखी है 6, 72 तथा 120। तो हम क्या करेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे अभाज्य
गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो सबसे पहले हमें जो संख्या दे रखी है 6, 72 और 120, तो हम इनके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड देंगे। तो 2 से अगर 6 में डिवाइड देते हैं तो कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स, और 3 में 3 से डिवाइड देंगे तो 1 टाइम्स। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 72 के फैक्टर करेंगे। तो 2 से डिवाइड देंगे, ये 3 और ये 6, फिर 2 से ये 1 और 8, फिर ये 2 से ये 9, फिर ये 3 से 3 और ये 3 से 1। तो ये 72 के फैक्टर हो चुके हैं, तथा अभी हमारे पास क्या बचा है, 120। तो 120 के लिए 2 से 60 टाइम्स, और 2 से 30 टाइम्स, और 2 से 15 टाइम्स, और 3 से 5 टाइम्स, और 5 से 1 टाइम्स, और 5 से 1 टाइम्स। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 6, 72 और 120 के क्या कर लिए हमने, अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि इन सभी संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के मल्टीपल में व्यक्त कीजिए। क्या करना है, मल्टीपल में व्यक्त करना है। तो चलिए अब हम इधर देख लेते हैं। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 के अभाज्य गुणनखंड, तो 6 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितना है, 2 into 3। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 into 3। अब 72 के, तो 72 के अभाज्य गुणनखंड, 72 के अभाज्य गुणनखंड, तो 72 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो चुके हैं, तो 72 के हैं 2 into 2 into 2 into 3 into 3। तो 72 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो चुके हैं, 2 into 2 into 2 into 3 into 3। ये हो चुके हैं 2 into 2 into 2 into 3 into 3। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 120 के। तो 120 के अभाज्य गुणनखंड, 120 के अभाज्य गुणनखंड क्या है वो भी देख लेते हैं। तो 120 के अभाज्य गुणनखंड है 2 into 2 into 2 into 3 into 5। तो 120 के क्या हो जाएंगे, 2 into 2 into 3 into 5। पर अब हमें इन सब का क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। अतः HCF, HCF किसका, 6, 72 तथा 120। तो हमें इनका क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा, और कॉमन का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा मिलने वाला, मतलब कॉमन, ज्यादा से ज्यादा कॉमन। और फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुणनखंड। इसका मतलब ये हुआ कि 6 के जो अभाज्य गुणनखंड है ये, और 72 के जो अभाज्य गुणनखंड है, और 120 के जो अभाज्य गुणनखंड है, इनमें ज्यादा से ज्यादा कितने गुणनखंड मिल रहे हैं। जितने ज्यादा से ज्यादा गुणनखंड मिलेंगे वो इन तीनों को क्या हो जाएंगे, HCF हो जाएगा। वो इन तीनों का क्या हो जाएगा, HCF। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा कितने गुणनखंड मिल रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड 2, 2 और ये 2, तो कितना हो जाएगा 2। फिर उसके बाद अब 2 मिल नहीं रहा है, उसके बाद 3 और ये 3 और ये 3, तो कितना हो जाएगा 3। तो इनका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 6। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर 6 जो है वो 6, 72 और 120 का क्या है, HCF है। अब आपको ये सब समझ में आ गया होगा आई होप। तो इससे आगे के जो सभी क्वेश्चन है वो आपको खुद अपने आप करने हैं, और इन सभी का जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, एलसीएम की ओर। चलिए आप नोट कर लीजिए, जब तक के लिए साइड में बताता हूँ। चलिए अब हम चलते हैं लघुत्तम समावर्तन। तो अब हम क्या देखेंगे, अपना नेक्स्ट टॉपिक है लघुत्तम समावर्तन। लघुत्तम समावर्तक को इंग्लिश में बोलते हैं LCM। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, LCM बोलते हैं। क्या बोलते हैं, LCM। और LCM की फुल फॉर्म क्या होती है, लोवेस्ट या लीस्ट। क्या, लोवेस्ट या कह सकते हैं इसके आगे लीस्ट, क्या लीस्ट भी कह सकते हैं। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट का मतलब होता है छोटे से छोटा, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, मतलब मिलने वाला, और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। तो हम ये देखेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ लघुत्तम समावर्तक का मतलब ये होगा
कि दो या दो से अभाज्य संख्याओं, दो या दो से अभाज्य संख्याओं के जो गुणज होंगे उन सब में जो छोटा, सबसे छोटे से छोटा गुणज जो है वो कॉमन होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, लघुत्तम समावर्तक कहेंगे। तो चलिए इसकी थोड़ा डेफिनेशन लिखते हैं। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक भाज्य, दो या दो से अधिक भाज्य संख्याओं के उभयनिष्ठ, के उभयनिष्ठ गुणज, उभयनिष्ठ गुणज को, उभयनिष्ठ गुणज को क्या कहेंगे, लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। सॉरी, यहाँ पर एक वर्ड रह गया है, संख्याओं के छोटे से छोटे, छोटे से छोटे, दो या दो से अधिक, क्या, दो या दो से अधिक भाज्य संख्याओं के छोटे से छोटे उभयनिष्ठ गुणज को लघुत्तम समावर्तक कहते हैं। चलिए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि यहाँ पर दे रखा है 80, सॉरी, जैसा कि हम यहाँ एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है आपका 18 और यहाँ पर दे रखा है 20, सॉरी यहाँ पर हम यहाँ पर 18 दे रखा है, तो यहाँ पर हम 27 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 27। तो अगर हम यहाँ पर 27 ले लेते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं, यहाँ पर 18 और यहाँ पर 27 ले लेते हैं, या एक काम करते हैं, हम इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं 4 और यहाँ पर ले लेते हैं क्या, 20, यहाँ पर 6 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 6। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले, यहाँ पर 4 ले लेते हैं और यहाँ पर 6। तो हमें इन दोनों संख्याओं का क्या करना है, क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम। और एलसीएम का मतलब क्या होता है, छोटे से छोटा उभयनिष्ठ गुणज, और गुणज का मतलब क्या होता है, उस संख्या का मल्टीपल। तो अगर इसका हम गुणज देखेंगे तो क्या आएगा, 8, और इसका और गुणज देखेंगे तो कितना आएगा, 12, और गुणज देखेंगे तो कितना आएगा, 16, इसका गुणज देखेंगे तो कितना आएगा, 12, इसका और गुणज देखेंगे तो कितना आएगा, 18। अब हमें इन दोनों में, ये दोनों संख्याएं हैं, इनकी जो गुणज है, अब ये देखेंगे कि इन दोनों के जो गुणज है उसमें कम से कम छोटे से छोटा जो गुणज है वो कौन सा मिल रहा है। तो इसके गुणज में हमने 12 देखा छोटा, और इसके गुणज में हमने देखा 12। हम 12 को ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें दे रखा है छोटे से छोटा उभयनिष्ठ गुणज। तो इसमें हम इनके जो गुणज दे रखे हैं उसमें छोटे से छोटा गुणज देखेंगे तो दोनों में मिलता हो। तो इससे पहले इसमें कुछ मिल नहीं रहा, तो इनके छोटे से छोटा गुणज जो मिल रहा है वो कितना है, 12 है। तो हम लिख सकते हैं अतः एलसीएम 4,6, एलसीएम 4,6 का कितना हो जाएगा, 12, कितना हो जाएगा, 12 आंसर हो जाएगा। अब इसको हम, ये मान लो ये है फर्स्ट मेथड, ये क्या है, ये फर्स्ट मेथड है। तो अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड पे आते हैं, तो सेकंड मेथड के लिए हम सीखेंगे क्या, चलिए सेकंड मेथड पे देखते हैं। तो सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सॉल्यूशन 4 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो 4 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 4 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 into 2, क्या हो जाएंगे, 2 into 2। तथा अब हम क्या करेंगे, 6 के भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 6 के क्या हो जाएंगे, 2 into 3, तो क्या हो जाएंगे, 2 into 3। तो अभी हमने बताया है इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है सबसे छोटे से छोटा, क्योंकि हमने आपको यहाँ बताया था। लेकिन सेकंड मेथड से हम देख रहे हैं, तो सेकंड मेथड से कैसे करेंगे, 4 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 4 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 into 2, और 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हो जाएंगे 2 into 3। पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे
कि इसमें कौन कौन से गुणनखंड मिल रहे हैं। तो हमें क्या करना है, अतः एचसीएफ निकालना, सॉरी क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है किसका, 4,6 का। तो चलिए हम इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन दोनों में सबसे पहले जो कॉमन गुणनखंड है उनको नोट करेंगे। तो लिखेंगे कॉमन क्या है, 2, इसमें और इसमें जो कॉमन है वो कितना है, 2। इसके बाद जो भी गुणनखंड नहीं मिलेंगे उनको भी लिखते हैं। तो 2 जो है वो नहीं मिल रहा है उसको भी लिख लिया, और जो 3 है वो भी नहीं मिल रहा है उसको भी लिख लिया। तो जब हम इसके गुणा करेंगे 2 टू द 4 और इनटू 3 तो कितना हो गया, 12। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर भी आंसर क्या है, 12 है, और यहाँ पर भी आंसर क्या है, 12। तो चलिए इसको एक बार फिर समझ लेते हैं। तो जैसा कि लघुत्तम समावर्तक को कहते हैं लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। लोवेस्ट का मतलब होता है छोटे से छोटा, और उभयनिष्ठ का मतलब होता है मिलने वाला, और गुणज का मतलब होता है मल्टीपल। जैसे 2 का मल्टीपल 2 टाइम्स कितना हो गया, 4, फिर उसका मल्टीपल कितना हो गया, 6, फिर उसका मल्टीपल कितना हो गया, 8। इस तरीके से 2 के मल्टीपल चलते रहते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है 2 या 2 से अधिक भाज्य संख्याओं के छोटे से छोटे उभयनिष्ठ गुणनखंड को लघुत्तम समावर्तक कहते हैं। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। ये मैंने आपको बताया था फर्स्ट मेथड। ये एक विधि है जिससे हम क्या कहते हैं, इसका एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं। तो देखो हमने 4 के मल्टीपल, 4 का मल्टीपल क्या आएगा, 8, फिर 4 जोड़िए उसमें कितना हो जाएगा, 12, फिर 4 जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 16। तो ये सभी 4 के मल्टीपल हो गए। ये किसके मल्टीपल हो गए हैं, 6 के। मल्टीपल को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणज। तो ये 4 के गुणज हो चुके हैं और ये 6 के गुणज हो चुके हैं। तो जैसा कि यहाँ पर दे रखा है छोटे से छोटा, इन दोनों में छोटे से छोटा कौन सा गुणज मिल रहा है, तो इसके गुणज ये रहे और इसके गुणज ये रहे। तो इन दोनों में छोटे से छोटा मिलने वाला गुणज क्या होगा, एलसीएम होगा। तो इन दोनों में छोटे से छोटा कौन सा गुणज मिल रहा है, तो यहाँ देख रहे हैं हम, तो इन दोनों में छोटे से छोटा कितना गुणज मिल रहा है, इसमें और इसमें छोटे से छोटा गुणज मिल रहा है 12। देखने के लिए तो इसको और आगे करेंगे तो इसमें 4 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे कितना है, 24 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 20 में कितना जोड़ेंगे, अगर मैं इसमें और आगे चलता हूँ, 6 में 4 जोड़ा तो 20, और 6 में जोड़ा तो 24, इसमें 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ इन दोनों में 24 भी क्या है, मिल रहा है, 24 भी मिल रहा है गुणज में। लेकिन एलसीएम की जो परिभाषा है वही क्या कहती है, वो ये कहती है छोटे से छोटा उभयनिष्ठ गुणज। मतलब इनके जो गुणज हैं इनमें छोटे से छोटा कौन सा गुणज मिल रहा है। जैसे देखा जाए तो 24 भी मिल रहा है, लेकिन छोटे से छोटे की बात हो रही है तो छोटे के तौर पे देखा जाए तो 20, तो कितना मिल रहा है, 12 मिल रहा है। इसलिए इन दोनों का जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा। लेकिन हम सेकंड मेथड से देखें तो हमें क्या दे रखा है, 4 दे रखा है और 6 दे रखा है। क्या दे रखा है, 4 और 6। तो सबसे पहले हम 4 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हमने 4 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए, क्या हो गया, 2 into 2। और फिर हम 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हमने 6 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए हैं, 2 into 3। क्या हो गया, 2 into 3। तो हमें एलसीएम के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के गुणनखंड में जो गुणनखंड मिल रहे होंगे, मतलब जो गुणनखंड मिल रहे होंगे उनको नोट करते हैं। तो यहाँ पर 2 और 2 वन टाइम मिल रहा है इसलिए 2 को नोट कर लिया। अब जितने भी गुणनखंड नहीं मिल रहे होंगे उन सबको भी नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 नहीं मिल रहा था उसको भी नोट कर लिया, यहाँ पर 3 नहीं मिल रहा था उसको भी नोट कर लिया। तो इन सब का जब मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 12। यहाँ पर भी 12 आ रहा था और यहाँ पर भी 12 आ रहा था। ये फर्स्ट मेथड है, ये सेकंड मेथड है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एलसीएम हम किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको इसमें से एक एग्जांपल लेकर समझाते हैं। मैं जब तक साइड में हो जाता हूँ आप इसको नोट करिए। चलिए अब हम इसमें से एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। इसमें से अब हम एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। तो चलिए फर्स्ट वाला एग्जांपल ले लेते हैं। तो फर्स्ट वाला जो एग्जांपल है, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं और दी है संख्याएं, दी है संख्याएं। तो संख्या क्या दे रखी है, 6 तथा 20। इसको सेकंड मेथड से समझते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड
करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें इसका एलसीएम ज्ञात करना है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि है तो उसके द्वारा हमें एलसीएम ज्ञात करना है, इसलिए हम इसके सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 6 और 20 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 6 के 2 से डिवाइड करते हैं 3 टाइम्स और 3 से डिवाइड करते हैं 1 टाइम्स, तथा यहाँ पर हमें 20 का करना है, तो 20 का 2 से डिवाइड देते हैं और 2 से डिवाइड देते हैं 5 और 5 से डिवाइड देते हैं 1। तो यहाँ पर 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 के अभाज्य गुणनखंड, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 into 3, और यहाँ पर देखा जाए तो 20 के अभाज्य गुणनखंड, 20 के अभाज्य गुणनखंड, तो 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 into 2 into 5। अब हमें क्या करना है इसका, अब हमें इसका एलसीएम ज्ञात करना है, क्या करना है इसका, हमें एलसीएम, और एलसीएम का मतलब क्या होता है, छोटे से छोटा उभयनिष्ठ गुणनखंड, सॉरी गुणज, तो हमें इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम के लिए मैंने आपको बताया था कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे 620 का एलसीएम निकालना है कि कितने इसमें गुणनखंड मिल रहे हैं, कितने इसमें जो गुणनखंड है दोनों में मैच कर रहे हैं, पहले उनको लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 और 2 मिल गया है इसलिए 2 लिखेंगे। अब ये देखेंगे कि जितने नहीं मिल रहे हैं उनको भी लिख लेते हैं, पहले हम उनको लिखेंगे जो मिल रहे होंगे। तो इसमें 2 और 2 वन टाइम मिल गया है, ये वाले 2 के लिए यहाँ इधर पेयर नहीं है, पहले हम जो मिलते हैं उनको लिखते हैं। तो यहाँ पर यहाँ 2 का एक पेयर मिल गया है, तो उसमें से केवल एक 2 लिखेंगे, इस वाले 2 के साथ में यहाँ कोई है नहीं, और इस 3 के साथ में यहाँ कोई है नहीं, इस 5 के साथ में यहाँ कोई है नहीं। तो जो हमें मिल गया है दोनों में 2 और 2 मैच है, इसलिए 2 के एक बार लिखेंगे, उसके बाद जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिख लेंगे। तो ये हमने लिख लिया है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 और ये 3 और ये 5, तो ये हो जाएगा 12 और इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा 12.60। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 60। आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर 6 और 20 का आंसर कितना हो जाएगा 60। एक बार इसको और समझ लेते हैं। सबसे पहले हम दोनों संख्या को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और ये हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए है। 6 के अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 into 3, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया 2 into 3, और 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया 2 into 2 into 5, 2 into 2 into 5। अब एलसीएम के लिए हमें क्या करना होगा, एलसीएम में सबसे पहले हम ये देखेंगे कौन कौन से गुणनखंड मिल रहे हैं। तो यहाँ पर 2 और 2 एक बार मिल गया है, इसलिए हमने ये 2 लिया है, और उसके बाद जो नहीं मिलते हैं उनको भी लिख लेते। ये वाला 2 नहीं मिल रहा है तो ये भी लिख, ये 3 नहीं मिल रहा है तो ये भी लिख, ये 5 नहीं मिल रहा है तो ये भी लिख लिया। अब इन सबका हम मल्टीपल करेंगे, तो 2 2 का 4 और ये 3 का 3, 5 का 5, और 4 3 जा 12, और फिर 5 का 5, 12 का 5 में क्या, तो कितना हो गया 60। वैसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, डायरेक्ट कैसे, इन सब का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 6 और 20 का आंसर क्या हो जाएगा 6। तो आज के लिए इतना ही काफी है। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आगे बढ़ते रहें। साथ के साथ आप इस वीडियो को उन बच्चों के लिए शेयर करें जो क्लास 10th में है, जिससे वो क्या कहते हैं इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सके। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।